Hello friends, good morning. Welcome to the Sarokar classes. I am आदित्य प्रताप सिंह. फ्रेंड, आज हम लोग कल आपको रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में आपको एनएफटी के बारे में जो भी वीडियो थी पूरा डिटेल एनएफटी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, सब कुछ प्रोवाइड करा दिया गया है. आज हम लोग एक एनसीआरबी का डेटा आया है फ्रेंड्स. तो एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी पहले क्या होता है, किस चीज़ पे डेटा आया है, उसमें क्या हुआ है कि 4 महीने से लेके मीन्स 9 महीने से लेके 4 साल तक के बच्चों को हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया है. ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और इससे पहले कुछ दिन पहले एनसीआरबी का प्रिजन स्टैटिक्स पे डेटा आया था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एनसीआरबी होता क्या है इससे के साथ. ठीक, तो एनसीआरबी का फ्रेंड आप लोग लोगो देख रहे होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. ठीक, अब ये होती क्या है, एनसीआरबी होता क्या है. एनसीआरबी क्या होता है, इसका जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है ये एक इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है. ये एक एजेंसी है जो कि डाटा कलेक्ट करती है और उसको एनालाइज करती है. ठीक है, जो कि आईपीसी के अंतर्गत जो क्राइम आते हैं और जो स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंतर्गत जो क्राइम आते हैं उनका डाटा कलेक्ट करती है और उसको एनालाइज करती है. और एक इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है एनसीआरबी. ठीक, और आप अच्छे से अगर समझें तो आप कह सकते हो ये फॉर्म्ड हुई थी 1986 में. ठीक, ये ज्यूरिसडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है. उसमें से जो मिनिस्ट्री है वो होम अफेयर्स है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रहकर ये काम करती है. ठीक, इस समय जो है इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है फ्रेंड. ठीक, इसके इस समय एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम है रामपाल पवार. ठीक, आपको इसके बारे में इतनी जानकारी हो गई. अब फिर आप देखो एनसीआरबी क्या होता है. तो एनसीआरबी के बारे में जैसे मैंने बताया आपको कि जो है कि ये इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है. और ये एजेंसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये डाटा को कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है ऐसे डाटा का जो क्राइम डाटा इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत या स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंतर्गत आते हैं उनका. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है. ठीक है, और ये पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पार्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रह के काम करती है. ये 1986 में बनी थी फ्रेंड. और ये क्या होता है, ये क्या करती क्या है, इसका ये कई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ताकि जो हमारे यहाँ की पुलिस हैं, जो यहाँ की मीडिया है, उन लोगों को मदद मिल सके इस चीज़ से. ये बना था किसके रिकमेंडेशन पर, ये बना था जो टास्क फोर्स 1985 एंड नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन पर. किसको किसको मर्ज करके बना था फ्रेंड, तो डायरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एंड पुलिस कंप्यूटर डीसीपीसी को और इंटर स्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच ऑफ सीबीआई को एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई, ये 3 बॉडीज़ को मर्ज करके एनसीआरबी बना था जो कि क्रिमिनल्स के बारे में डाटा इकट्ठा करता है. किस किस चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा करता है, एक तो क्राइम कितना है इंडिया में, एक्सीडेंट से डेथ कितनी होती है, लोग सुसाइड कितना कर रहे हैं, और एक प्रिजन में हालत कैसी है, इसके बारे में ये बताता है. ठीक है, तो ये जैसा मैंने देखा, हम लोग ने देखा कि 3 बॉडीज़ को मर्ज करके बना था. इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो ये क्या करता है, कुछ दिनों पहले जो स्टैटिकल्स ब्रांच ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, इसको भी इसके साथ मर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया. इससे अब केवल इसमें 3 बॉडीज़ आती हैं. एक तो डीसीपीसी है, एक इंटर स्टेट क्रिमिनल डाटा ब्रांच ऑफ सीबीआई, एक सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई. ठीक, इसमें केवल आपको सिर्फ इतना जानना है कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, 1986 में बनी थी और डाटा कलेक्ट करती है पुलिस, मीडिया और लोगों को असिस्ट करने के लिए. बस सिर्फ आपको इतना जानना है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डाटा इकट्ठा करती है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, मीडिया के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए, ताकि इस डाटा से वो लोग ये डाटा अपने दिमाग में रख के हम लोग के लिए लॉ बनाएं, उसको हम इसको दिमाग में रख के वो लोग हम लोग के लिए इम्प्लीमेंट करें और इसी को दिमाग में रख के मीडिया उनसे क्वेश्चन उठाएं. ये था एनसीआरबी के बारे में. अब इसने जो लेटेस्ट डाटा इस मतलब दिया है, ये इसके किसके बारे में है, वो एक्सीडेंट के बारे में पहला डाटा है. तो आप देखिए जो अभी रिसेंट पॉइंट में ये न्यूज़ में क्यों आया, पहले आप देखिए डाटा क्या है. आप देख रहे होंगे एक ही बाइक पे कितने लोग जा रहे हैं,
इसमें से आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना ड्राइवर ने खुद हेलमेट पहन रखा है, ना बच्चों को पहना रखा है। तो अब यही हो गया है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, आप अगर 9 महीने से 4 साल के बीच में बच्चों को बैठाते हो, इनसे अपर वालों के लिए तो वैसे लॉ है, उनको तो आपको हेलमेट पहनाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे को आप बैठाते हो तो इसको भी आपको हेलमेट पहनाना पड़ेगा, ऐसा गाइडलाइन इशू किया गया है। तो ये अब दिक्कत की बात आई कहाँ से, पहले आप देखिए कि डाटा क्या आया है इसका डाटा आया है एनसीआरबी का, जो ये दिखाता है कि 60% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो या तो ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं, जिसके कारण इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, और लगभग 2 लाख के करीब लोग इंजर्ड हो जाते हैं केवल ओवर स्पीडिंग के कारण। फ्रेंड, अभी केवल आप एक चीज़ देख रहे हो, ओवर स्पीडिंग, जो हम लोग ज़्यादा तेज़ बाइक चला दे रहे हैं। आज के लोग हैं वो लोग पल्सर लेते हैं, अपाची लेते हैं, मीन्स देखते हैं जिसमें पिकअप ज़्यादा हो वो बाइक लेते हैं, तो इसी के कारण ओवर स्पीडिंग करते हैं वो, और इसी से 60% रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से 75,000 के करीब मृत्यु हो जाती है और 2 लाख के करीब लोग इंजर्ड हो जाते हैं। एक दूसरा, डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग करते हैं। ये लोग ध्यान नहीं देकर ड्राइविंग करते हैं, मीन्स आप बच के जा रहे हो लेकिन पीछे से आके कोई ठोक दिया, इस तरीके के लोग इतने हैं। इसमें से 24.3% रोड एक्सीडेंट होते हैं डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग की वजह से। पूरा इंडिया क्या होता है, पिछले साल 3 लाख मीन्स 3 लाख के करीब फ्रेंड्स एक्सीडेंट डेथ हुई हैं। डेथ हुआ है फ्रेंड, डेथ, एक्सीडेंट कितने हुए वो नहीं है, ये डेथ है कि केवल 3 लाख लोग एक्सीडेंट से मर गए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग कह सकते हो 1 मिनट में 10 लोग या 1 मिनट में 1 लोग मर रहे हैं हमारे कंट्री में एक्सीडेंट की वजह से। एनसीआरबी डेटा और भी आगे बढ़ता है और कहता है कि जो राइडर्स टू व्हीलर्स पे मतलब ड्राइव करते हैं, तो टू व्हीलर का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, जो कि 43.6 है, वहीं कार का 13.2 है, ट्रक्स का 12.8 है। इस तरीके से आप डाटा देख सकते हो, कितने डिटेल्ड में डाटा एनसीआरबी प्रोवाइड कराता है। और फिर जो 2.4% एक्सीडेंट हैं, ये केवल हुए हैं वेदर कंडीशन से, पुअर वेदर कंडीशन से केवल 2.4% एक्सीडेंट्स हुए हैं। जैसे आप मान लो फॉग वगैरह है, तो इस वजह से केवल 2.4 हुआ है। लेकिन हम, जो हमारे हाथ में नहीं है वेदर कंडीशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल पोल्यूशन कम करके सही कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे अकेले के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, केयरलेस ड्राइविंग करते हैं, ये हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सोच रहे हैं। आप आगे देख सकते हो, जो जैसे ट्रेन जब जा रही होती है, ये ट्रैक होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग लगा होता है, तो क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा रश में हैं आजकल कि ट्रेन के आने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते, इसके नीचे से ही होके जाने लगते हैं। तो इस ऐसे में कितने लोगों की मृत्यु हुई है आप देख सकते हो। पूरे कंट्री में 1200 पैसेंजर केवल ट्रेन से मतलब गिर के मरे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ भाई साहब, रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते समय इतने केसेस से मृत्यु हुई है। आप देख सकते हो, केवल रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते समय केवल 5 मिनट ट्रेन का इंतज़ार नहीं किया जा सका इन लोगों से, इसलिए। तो आप इसी तरीके से कह सकते हो कि आधे लोग तो ट्रेन से गिर के मरे, इसमें से आधे लोग क्रॉसिंग का, जो रेलवे ट्रैक पे क्रॉसिंग होती है उसके रास्ते में आ गए। इसीलिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारे यहाँ की, कि रेलवे ट्रैक ऊपर से गया है तो क्रॉसिंग इसके नीचे से कर दे रही है, और लोगों को मीन्स होल बना के, केप बना के बाहर निकाल दे रही है। तो लोग इतने ज़्यादा जल्दी में भाई साहब, तो आपको रुकना ही ना पड़े, आप आओ जाओ, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं कि आया क्या इस समय। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है, इसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है 15 फरवरी को, जो क्या कहता है कि अमेंड करेगा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो 1989 का है उसको, और मैंडेटरी कर देगा सभी चिल्ड्रंस के लिए जो कि 9 महीने से लेके 4 साल के बीच में हैं, कि वो हेलमेट पहने। ठीक, और ये लॉ फोर्स में कब आएगा, 1 साल बाद, नोटिफिकेशन इशू होने के 1 साल बाद ये फोर्स में आ जाएगा। ये जो 14 साल से ऊपर वाले हैं, 4 साल से ऊपर वाले हैं, उनके लिए ऑलरेडी रूल है कि वो पहन के रखें हेलमेट, लेकिन अभी तक छोटे बच्चों के लिए नहीं था, तो अब इनके लिए भी रूल आ गया है। ठीक, अगर अगर आप कार में ड्राइविंग कर रहे हो तो आप सीट बेल्ट बच्चों को पहनाओ, ठीक है। और अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो 40 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा, मीन्स 40 kmph से ज़्यादा आप राइड नहीं कर सकते, ओवर स्पीडिंग आप नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, कि अगर आपने छोटे बच्चे को बैठा रखा है तो आप लोग 40 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, अदरवाइज़ आपके ऊपर फाइन कटेगा और आपको सज़ा भी हो सकती है।
और जो सबसे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा आया है वो यही आया है जिससे ये गाइडलाइन इशू हुई है कि 2700 लगभग 2700 चिल्ड्रन जो हैं वो एज ऑफ 14 से नीचे हैं। 14 साल से नीचे बच्चे 2700 बच्चे और 14,000 बच्चे जो कि 18 साल से नीचे हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ठीक है, 2700 बच्चे जो 14 साल से नीचे हैं और 14,000 बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं। इस 14 साल से 18 साल के बीच में टोटल कर लो आप, ठीक, 14 और 2 16,700 बच्चों की मृत्यु हुई है हमारे कंट्री में। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप एक डाटा और देख रहे होगे 2020 में टोटल कितने लोग मर गए। 2020 में आप देख सकते हो टोटल कितने लोगों की डेथ हो गई है। और ये क्या होता है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आप देख रहे हो डेथ पर 100 एक्सीडेंट, अगर 100 एक्सीडेंट होता है तो उनमें से डेथ कितनों की होती है, तो ये बढ़ा है हमारे कंट्री में। 2020 में 37 हो गया है फ्रेंड ये, ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और आप जानिए कि यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार कर रखे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, ये ग्लोबल गोल्स हैं जो कि 17 गोल्स हैं टोटल, ठीक, और आपस में दो सब एक इंटरलिंक हैं, ठीक है। और इनको यूएन के जनरल असेंबली द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, 2015 में। किसको इन्होंने बीट किया, इन्होंने मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल्स थे इनको हटा के, क्योंकि ये 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, इनको हम लोग अचीव नहीं कर पाए उतनी अच्छी तरीके से, इसलिए हम लोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना लिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसको हम लोग 2030 तक अचीव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बनाया गया है कि फ्यूचर सबका और सस्टेनेबल रहे, ठीक, इसलिए ये बनाया गया है कि फ्यूचर और सस्टेनेबल रहे। इसीलिए हम लोग ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है। यूएन की जनरल असेंबली ने इसको तैयार किया है। यूएन में कितने परमानेंट 5 मेंबर हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो थर्ड वाला है ये बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा गोल किसके बारे में बात करता है। तो आप लोग समझिए, पहला पॉवर्टी के, दूसरा हंगर के, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी। ये 5 आप याद कर लीजिए कम से कम। तो ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में जो बात होती है ये भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने डिस्कस किया तो थर्ड में, लेकिन थर्ड में एक्सीडेंट आता कहाँ है, तो आता है थर्ड 3.6 में। 3.6 में आता है ये जो है एक्सीडेंट से बचने के लिए आता है 3.6 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3.6 में आता है, ठीक फ्रेंड। अब आगे चलते हैं हम लोग और एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये ग्लोबल है, ग्लोबली है, और ये बनाया गया था, एक ब्लूप्रिंट है जो कि अचीव किया जाना है 2030 तक सबके डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें पूरे ग्लोबल का डेवलपमेंट हो सके। इसका यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रिपेयर किया था, 2015 में बनाया गया था, 2030 तक अचीव करने की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट डाटा जो आया है वो प्रिजन स्टैटिक्स के बारे में बताता है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। इसका प्रिजन स्टैटिक्स पे जो एनसीआरबी का डाटा आया है ये क्या कहता है, ये कहता है लगभग जो 4 पर्सन अगर गिरफ्तार हुए हैं तो उनमें से जो 3 पर्सन है वो मीन्स जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से जो 3 लोग हैं ये अभी अंडर ट्रायल है, मीन्स इनके ऊपर अभी मतलब ये कन्विक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार करके रखा गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 76.1% ऐसे लोग हमारे जेल में बंद हैं जो अभी अंडर ट्रायल में है, मीन्स उनके ऊपर प्रैक्टिस चल रही है, कोर्ट का केस चल रहा है, कोर्ट अभी उनको सज़ा नहीं सुनाया है, केवल वो अंडर ट्रायल में है। मीन्स हमारा जेल केवल ऐसे लोगों से भरा हुआ है। 76% बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें से क्या हुआ कि टोटल जो 4,88,000 प्रिजनर्स हैं अगर 31 दिसंबर 2020 तक देखा जाए, और उसमें से ये 76% पूरा बनते हैं, ये अंडर ट्रायल है। मीन्स आप देख सकते हो कितने लोग अभी हमारे यहाँ केवल फालतू में जेल में भरे हुए हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस चल रही हो, उनके ऊपर अभी उनको मीन्स दोषी नहीं करार दिया गया है, लेकिन फिर भी वो जेल में बंद है। और जो 23% रिमेनिंग हैं उनमें से जो 1,12,000 लोग हैं वो कन्विक्ट हो चुके हैं, मीन्स उनको सज़ा मतलब वो उनको दोषी करार दे दिया गया है और उनको सज़ा सुना दी गई है। और 0.7% केवल ऐसे हैं, 3,590 लोग ऐसे हैं जिनको केवल प्रिवेंटिव डिट्यून करके रखा गया है। मीन्स आप ऐसा कोई घटना फ्यूचर में कर सकते हो जिससे पब्लिक पीस गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उनको डिटेन करके रखा गया है।
ह्यूमन राइट्स जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है फ्रेंड, जो कि ह्यूमन राइट के बारे में देखता है, इसने क्या कहा है कि जो इंडियाज़ का नंबर ऑफ़ अंडर ट्रायल केस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर और डेमोक्रेटिक कंट्री में देखा जाए तो इतने अंडर ट्रायल केसेस प्रिजन में नहीं है जितना कि हमारे यहाँ है। और हमारी कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में हैं उसमें से हम लोग के यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। जैसे अगर 2017 तक आप देखो तो थर्ड हाईएस्ट थे हम लोग, अगर अंडर 12 पॉपुलेशन में देखा जाए पूरे एशिया में थर्ड हाईएस्ट थे। और 2020 में अगर देखा जाए तो 217 कंट्रीज़ में से 15 नंबर पर हम लोग हैं इस समय, ये रिमांड इम्प्रिजनमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अंडर ट्रायल केसेस सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। अभी हम लोग थे इंडिया में, अभी फ्रेंड्स जो है अभी हम लोग थे यहाँ, इंडिया जो था वो थोड़ा नीचे था, लेकिन अब आप लोग देख रहे होगे हम लोग बेनिन से ऊपर बढ़ गए हैं, क्योंकि 76.1% केसेस हमारे यहाँ अंडर ट्रायल वाले हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप देख सकते हो। जो हमारे जेल में लोग बंद हैं उनमें से आप देख सकते हो 27% इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे ही नहीं हैं। उसमें से 1.7% पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मींस BA MA वगैरह कर रखा है। और कुछ लोगों ने 1.2% लोगों ने डिप्लोमा वाली डिग्री ले रखी है। 6.3% ग्रेजुएट हैं, BA कर रखे हैं, ठीक है। और 10th से 21.5% जो कि 11 से लेके और ग्रेजुएशन के बीच के हैं, वो 21.5% है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जेल में सब गलत लोग ही भरे हुए हैं। हो सकता है जो पढ़े लिखे हुए हों उनके ऊपर केवल फालतू में कोई केस चल रहा हो, या हो सकता है जो इलिटरेट हों इनको फालतू में बंद कर लिया गया हो क्योंकि ये कुछ जानते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो डाटा आया है NCRB का वो हमारे कंट्री को कैसा दिखा रहा है कि हम लोग 217 कंट्रीज़ में से 15 नंबर पर खड़े हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से हमारी कंट्री का इमेज बहुत ही डाउन हो रहा है अगर देखा जाए तो। और हमारे यहाँ अगर क्राइम का डाटा आप देखोगे तो और भी बढ़ चढ़ कर बात करता है, और उससे हम लोग की कंट्री की और मीन्स इमेज थोड़ा डाउन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, NCRB के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सरोकार क्लासेस, और फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड किया करिए। अगर आपको NFT के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या फिर आपको श्रीलंका हमारे मछुआरों को क्यों पकड़ता है, ठीक है, इन सारी वीडियोज़ देखनी है तो रीसेंट कंट्रोवर्सी नाम से एक प्लेलिस्ट है सरोकार क्लासेस के चैनल पर, आप वहाँ जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू, जय।